गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। चलो आज शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही तुम्हें समझ में आ जाता है। प्लेसमेंट मतलब कहीं पर भी किसी चीज़ को प्लेस करना या रखना। डिस्प्लेस मतलब उसको उस चीज़ से हटा के दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट अपने पेरेंट कंपाउंड से हट के दूसरी जगह पर जाएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो ये H2O है, H2O यानी कि वाटर, ये हाइड्रोजन, ये सिर्फ एग्जाम्पल है शॉर्ट में समझाने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ हाइड्रोजन या क्लोरीन है, राइट, क्लोरीन गैस है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, देखो यहाँ पर H2O जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं पानी के फॉर्म में, ये क्लोरीन अकेला है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन हम करवाएं कि ये H जो है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, तो ये बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑक्सीजन जो है वो अलग अकेला रह गया। पहले हाइड्रोजन के साथ में था, अभी हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ जुड़ गया, इसकी प्लेस यहाँ थी, अब वो डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया। अब ये HCl बन गया और ये सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। तो H2O में से क्लोरीन डालें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, राइट। चलो देखते हैं क्या होता है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ ए सैंड पेपर। 3 लोखंड की खिल्लियाँ लेनी है और उसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, A और B नाम दे देना है उसको। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने है, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स विथ ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब B। अभी हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब थी, राइट। तो B वाली टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसके अंदर लोखंड की खिल्ली इमर्स्ड करवा दी हमने, राइट। फॉर अबाउट 20 मिनट्स कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर द कंपैरिजन। तो टोटल हमने 3 आयरन नेल्स ली थी, उसमें से एक हमने साइड में रख दी और 2 को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। 20 मिनट उसमें हमने इमर्स करके रखा। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी 20 मिनट बाद जब कॉपर में से लोखंड की खिल्लियों को निकालोगे तब हमें क्या दिखेगा। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। अभी हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब थी, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला तो उसका ब्लू कलर था अच्छा खासा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी वही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ब्लू कलर अच्छा खासा, लेकिन इसके अंदर हमने आयरन नेल्स डाल के रखी थी 20 मिनट के लिए। और ये वाली टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ नहीं डाला था और टोटल 3 खिल्लियाँ थी हमारे पास। 3 खिल्ली में से 2 हमने डुबोई थी, एक को साइड में रख दिया था कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ द वन केप्ट असाइड। अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने खिल्लियाँ डुबोई थी और एक में कुछ नहीं डुबोया था, उन दोनों का कलर देखना है। फिर जो खिल्लियाँ हमने डुबो के रखी थी और एक खिल्ली को ऐसे ही साइड में रख दिया था, उसको कुछ नहीं किया था, तो खिल्लियों का भी कलर हमको ऑब्ज़र्व करना है, राइट। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ये फिगर में एक में 2 आयरन नेल्स को कंपेयर किया, कलर देखो कैसा हो गया, एक ऐसे ही पड़ी थी और दूसरी जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था तो कैसा ब्राउन कलर जैसा हो गया,
एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमने कुछ नहीं डुबोया था वो एकदम डार्क ब्लू कलर का है, और बाकी का है उसका कलर जो है वो साफ़ दिख रहा है, डार्क ब्लू में से एकदम लाइट ब्लू हो गया है। ठीक है। सो वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड? तो कॉपर सल्फेट का कलर फेड क्यों होगा, राइट? और खिल्ली जो थी वो ब्राउन कलर की क्यों हो गई? तो ये रिएक्शन उसमें हुआ है Fe यानी कि आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब उसमें हुआ क्या कि सल्फेट जो है वो कॉपर को छोड़ के आयरन के साथ जुड़ गया। यहाँ पर देखो FeSO4 हो गया और Cu अकेला रह गया, राइट? इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे पहले समझाया, ये है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये है हमारा आयरन का नेल। तो सल्फेट यहाँ से अलग होके इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर अकेला रह गया। ठीक है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल है कि जिंक डालोगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। लेड को डालोगे कॉपर क्लोराइड में तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अकेला पड़ जाएगा। ठीक है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ये इसलिए हुआ क्योंकि जिंक और लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है जितना जिंक और लेड जो है वो रिएक्टिव है। सो दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अभी जैसे होता है ना कि कोई शांत बच्चा है जो झगड़े नहीं करता है, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, और एक लड़का झगड़ालू है जो झगड़े करता रहता है सबसे, तो वो आएगा और उसको बोलेगा चले खड़ा हो, मुझे यहाँ बैठना है, तू पीछे बैठ। तो जो झगड़ा नहीं करता वो खड़ा होकर चला जाए क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। दूसरे जो झगड़ालू है वो हाईली रिएक्टिव है, तो उसने उसकी जगह चेंज कर दी। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। अब यहाँ पर तो हुआ था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की। मतलब क्या कि समझ लो ये A और B है और ये C और D है, ठीक है ना। अभी A और B में से A जो है वो C के साथ जुड़ जाएगा और B है वो D के साथ जुड़ जाएगा। जो पहले ऐसे थे वो अब ऐसे हो गए, राइट। A विल कंबाइन विथ C, B विथ कंबाइन विथ D, राइट। ये दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है। चलो एक्टिविटी में समझते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml, उतना ही बेरियम क्लोराइड लेना है हमें। मिक्स द टू सॉल्यूशन, अब इन दोनों को मिक्स्ड करना है हमें। फिर क्या दिखेगा? यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो एक वाइट कलर का पदार्थ बन गया जो पानी में घुल नहीं जा सकता, ऐसा बन गया, प्रिसिपिटेट बन गया उसके। ठीक है। प्रिसिपिटेट यानी कि गट्ठे, बस। सो दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज ए प्रिसिपिटेट। Any reaction that produces a precipitate can be called as precipitation reaction. तो कोई भी, जैसे देखो दूध है, उसके अंदर हमने पानी मिलाया तो कोई गट्ठा नहीं बन जाएगा नीचे, ठीक है। दूध है, उसके अंदर हमने नींबू का 2 पानी डाला है ना, बूंद, तो क्या होगा? सॉलिड मिल्क जो है वो गट्ठे जैसे बन के नीचे रहता है, वो प्रिसिपिटेट बन गया, है ना। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है? Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, वो जब दोनों मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4, एंड सोडियम क्लोराइड जो नमक है NaCl वो बन जाएगा।
What causes this? ये क्यों होता है? The white precipitates of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride, which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आयोन्स एक्सचेंज हो जाते हैं डबल दो, राइट, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लास्ट वाला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हमारा लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का, राइट। देखो अभी इसमें हम देखते हैं क्या करना है एक्टिविटी में। हीट अ चाइना डिश, एक डिश है चाइना डिश, अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, उसमें हमने कॉपर पाउडर को गर्म करना है। तो क्या मिलेगा हमें? The surface of copper powder becomes coated with a black copper oxide। जो कॉपर का था अब वो कॉपर ऑक्साइड के एक लेयर से ढक दिया जाएगा, है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। जब हम गर्म करते हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इसके ऊपर से अगर हाइड्रोजन हम पसार करते हैं तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो उसका कलर जो है वो ब्राउन बन जाएगा। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज़ ऑब्टेन्ड। अभी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसमें से अलग पड़ जाता है, निकल जाता है, राइट। रिवर्स रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाता है, राइट। तो रिड्यूस्ड हो गया, ऑक्सीजन उसमें से निकल गया। इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। If a substance loses oxygen during reaction it is said to be reduced। तो ऑक्सीजन अगर उसने गेन किया तो ऑक्सीडेशन, और अगर उसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, मिस किया, लूज़ किया तो वो रिडक्शन। During this reaction the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining the oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction or redox reaction। अभी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन गेन करता है और दूसरा एलिमेंट्स ऑक्सीजन को लूज़ करता है, इस टाइप का रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों एक साथ होंगे तो सम एग्जाम्पल्स आर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो यहाँ पर कॉपर है, राइट, उस कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हमने हाइड्रोजन डाला तो क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अकेला पड़ गया, राइट, तो वो रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन जो अकेला था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर ऐसे दूसरे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं रिडॉक्स के, ठीक है। Have you observed the effects of oxidation reactions in everyday life? क्या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अपनी डेली लाइफ में कभी महसूस किए, ऑब्जर्व किए, देखे हैं? You must have observed that the iron articles are shiny when new।
but gets coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it, such as a moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. तो कोई भी लोखंड की चीज़ जब नई होगी, नवी होगी, तो वो चमकती रहती है। फिर जैसे धीरे धीरे आप देखोगे तो वो काली पड़ती जाएगी, है ना, ब्राउनिश होती जाएगी। जैसे चांदी है तो सिल्वर क्या है कि जैसे नई खरीदेंगे तो चमकती होगी, फिर धीरे धीरे रोज़ हाथ हमारा पानी में या पैर पानी में जाएगा, उसके ऊपर पानी गिरेगा तो धीरे धीरे उसकी शाइन कम होती जाती है। तो होता क्या है, वो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसके लिए corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all the objects of metals, especially those of iron. तो हवा के अंदर नमी होती है, हमें पता है। नमी मतलब थोड़ा सा पानी होता है, भेज होता है। जब वो आयरन के साथ जुड़ेगा, हवा टकराएगी तो वो कोरोशन करना शुरू कर देगा, सड़ना शुरू कर देगा। ठीक है। Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number 3. So हर साल लोखंड की चीज़ों के ऊपर जब ऑक्सीडेशन लेयर चढ़ जाती है तो वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या होता है? Have you ever tasted or smelled the fat or oil containing food material left for a long time? अगर कोई खाने की चीज़ जिसके ऊपर तेल लगा हो या फैट लगा हो वो लंबे समय तक रह गई हो और बाद में जब आप उसको सूंघोगे तो एक स्मेल आएगी आपको। अंडरस्टैंड? When fats and oils are oxidized, they become rancid. कोई फैट या कोई ऑयल जो है उसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाएगा और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो उसके अंदर से एक बैड स्मेल आने लगेगी और वो रेंसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को बचाता है, प्रिवेंट करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो जो भी खाना है, राइट, अगर उसको एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे तो क्या होगा, वो रैंसिड बनने से बच जाएगा, राइट। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। इसीलिए एयर टाइट कंटेनर मतलब हवा न जा सके ऐसे पैक कंटेनर्स में खाने को रखते हैं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर, हम लोग जो बालाजी की वेफर खाते हैं ना, वो क्या करते हैं, फ्लश द बैग्स ऑफ चिप्स विथ ए गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जिस वेपर में हम वेफर्स निकाल के खाते हैं उससे पहले वो मेन्यू जो बनाते हैं कंपनी वाले वेफर, उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पास कर देते हैं, राइट, ताकि खाने के ऊपर ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ठीक है। एंड हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीट। यू विल हैव टू राइट द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक and after 2 or 3 days I will keep a test on it। ठीक है, फिर नया लेसन शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।